साथियों, एक बार फिर हम उपस्थित हैं इंटरनेट के माध्यम से। पिछले वीडियो तक हमने देखा था स्नेल का नियम क्या है, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन कब संभव होता है, अपवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं। आज हम एक जो स्नेल ने स्थिरांक प्राप्त किया था आपतन कोण और अपवर्तित कोण का, उसको दो भागों में बांट करके यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे को अध्ययन में एक सुविधा प्राप्त हो जाए। उस आधार पर हमने अपवर्तनांक को दो भागों में बांटा है। पहला है सापेक्ष का अपवर्तनांक, जो कि स्नेल के नियम अनुसार है। इस नियम के अनुसार सापेक्ष के अपवर्तनांक को हम ऐसे देख सकते हैं कि प्राप्त आपतन कोण और अपवर्तित कोण का यानी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात प्राप्त होता है वो स्थिरांक प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में समानुपाती संबंध है, और जब भी किसी के पास समानुपाती संबंध होता है तो उनका अनुपात सदैव स्थिरांक प्राप्त होता है। माध्यम 1 के आपतन कोण और माध्यम 2 के अपवर्तित कोण का जो स्थिरांक प्राप्त होता है उसी स्थिरांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। हमने माध्यम 2 कांच ले रखा है और माध्यम वायु 1 नंबर पर रखा है, अर्थात अपवर्तन के समय दो माध्यमों के यानी कि एक माध्यम का आपतन कोण और दूसरे माध्यम का अपवर्तित कोण का अनुपात सापेक्ष का अपवर्तनांक कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह अनुपात स्थिर प्राप्त होता है, स्थिरांक प्राप्त होता है। इसी स्थिरांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इस अपवर्तनांक को इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई वायु से प्रकाश की किरण आई, कांच में प्रवेश की तो इसका अपवर्तन हो गया, साइन आई बटे साइन आर हमने निकाल लिया। इससे जो स्थिरांक प्राप्त हुआ उसको हमने म्यू कहा। ये जो म्यू है इसको हम टेक्निकल भाषा में इस चिन्ह को म्यू कहते हैं। और म्यू को लिखने का तरीका हमारे पास में दो तरीके से है। जैसे कि हमने पहला प्रयोग किया, उसमें प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, या हम ऐसे लिख सकते हैं वायु माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि हम दूसरा इसी में एक प्रयोग किया था अल्पिन का, वह प्रयोग क्या था कि जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती हैं तो कांच से वायु में प्रवेश माध्यम 2 से माध्यम 1 में पुनः प्रवेश करती हैं, तो हम इसको ये लिखते हैं कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, या हम ये लिख सकते हैं माध्यम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये म्यू अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है, जो कि एक स्थिर अंक है। अभी हम एक सारणी बनाएंगे, उसकी चर्चा हम सारणी के अनुसार भी अपवर्तनांक की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम एक दूसरा अध्ययन में सुविधा के लिए एक और हमारे पास में साधन है जिसे हम निरपेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर माध्यमों का एक कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि माध्यम 1 वायु हो, माध्यम 2 कांच हो, कांच और पानी हो, ऐसे दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन निरपेक्ष के अपवर्तनांक की जो बात आती है, यहां ले आओ निरपेक्ष के अपवर्तनांक की जब बात आती है तो उसमें यह आवश्यक हो जाता है कि प्रकाश के लिए एक माध्यम फिक्स है और वो है निर्वात, यानी कि निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाए। अन्य माध्यम वायु हो सकता है, अन्य माध्यम कांच हो सकता है, अन्य माध्यम जल हो सकता है। तो निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को, यानी जो स्थिरांक प्राप्त हुआ है, उसको हम निरपेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं। पर शर्त यह है कि उसमें एक माध्यम क्या होना चाहिए? निर्वात होना चाहिए। अपवर्तनांक को दर्शाने का एक अन्य तरीका और है। पहले तो हमने अध्ययन किया कि भाई सुविधा की दृष्टि से हमने इसको दो भागों में बांटा, सापेक्ष का अपवर्तनांक और निरपेक्ष का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम कोणों के अनुपात से दर्शाते हैं, स्नेल के अनुसार दर्शाते हैं। जो स्थिरांक प्राप्त होता है वो अपवर्तनांक की श्रेणी में आता है। अपवर्तनांक को दर्शाने का एक अन्य तरीका हमारे सामने और है, और वो ये है कि प्रकाश का हवा में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, इसके अनुपात, यदि वेगों का अनुपात भी लिया जाए तो भी जो होता है वह स्थिरांक प्राप्त होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का वेग निश्चित है। अतः माध्यम कोई भी ले लें, जैसे अभी एक उदाहरण लिया हमने यहाँ
हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और उसी प्रकार से जल में प्रकाश का वेग है 2.9 × 10⁸ मान लिया, माना। तो इसका अनुपात, ये जब भी जल में प्रवेश करेगा प्रकाश तो इसी वेग से प्रवेश करेगा, इसी वेग से गमन करेगा, और हवा में रहेगा तो इसी वेग से गमन करेगा। तो इन दोनों का अनुपात स्थिर ही रहना है। और ये अनुपात जो स्थिर प्राप्त होगा, ये जो अनुपात जो स्थिरांक प्राप्त होगा, इसको भी हम अपवर्तनांक की श्रेणी में रख सकते हैं। इसको जैसे इसमें लिखा हमने मीडियम एयर, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, ए मतलब वायु एयर, एम मतलब मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, अन्य कोई भी। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। उसी प्रकार से जैसे इसमें हमने एक चेंज कर लिया कि वायु के सापेक्ष एयर वाटर, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक म्यू को अपवर्तनांक की दृष्टि से देखते हैं तो हमको स्थिरांक, चाहे वेगों के अनुपात से स्थिरांक प्राप्त हो, चाहे हमें कोण के अनुसार स्थिरांक प्राप्त हो, वह अपवर्तनांक ही कहलाते हैं। तो अपवर्तनांक का जो स्टेप हमको प्राप्त हुआ वह ये हुआ कि हमको दो माध्यमों की परस्पर तुलना करने से जो प्राप्त होता है, चाहे अनुपातिक कोणों को तुलना करके अनुपात निकाल करके स्थिरांक प्राप्त करें, चाहे वेगों के अनुपात को तुलना करके या अनुपात निकाल करके जो स्थिरांक प्राप्त हो, वह अपवर्तनांक की श्रेणी में आते हैं। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करने के कितने तरीके होते हैं, इस पर हमने चर्चा पूर्ण कर ली। जा रहे हैं अपवर्तनांक की निर्भरताएं। ये जो अपवर्तन के लिए जो हमने अंक प्राप्त किया, जो कोणों के अनुपात से स्थिरांक प्राप्त किया, वेगों के अनुपात से स्थिरांक प्राप्त किया, वह माध्यमों का अपवर्तनांक कहलाया। अब हम यहाँ पर इसकी निर्भरताएं करने जाते हैं। तो सबसे पहले अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और माध्यम प्राय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। पर आप सभी जानते हैं सभी ठोसों का अपवर्तनांक अलग अलग हो सकता है, सभी द्रवों का अपवर्तनांक अलग अलग हो सकता है, क्योंकि द्रव प्रकृति तो द्रव है उसकी, लेकिन प्रत्येक द्रव में, जैसे जल में, दूध में, तेल में, इन सब में प्रकाश का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होगा। और इस भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इसके मुख्य कारण क्या है, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर क्यों करता है, क्योंकि उसको गमन करने के लिए अंतराण्विक दूरियां, ठोसों में अंतराण्विक दूरियां बहुत अधिक होती हैं, नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन द्रव में उससे ज़्यादा होती हैं, गैसों में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो सब में इसके अपवर्तन का, घटनाओं का संपादित होने का क्रम अलग अलग होगा, अतः इनके अनुपातिक अनुपात भी हमको अलग अलग प्राप्त होंगे। कणों की गतिज ऊर्जा पर भी यह बात निर्भर करती है कि ठोसों में कणों की गतिज ऊर्जा बिल्कुल कम होती है, द्रव में मध्यम होती है, ठोस से ज़्यादा और गैस से कम, और गैसों में सबसे ज़्यादा होती हैं। अतः इसके प्रकृति जो हैं, ठोस ले लें, दो तरह के ठोस लें तो उनकी प्रकृतियां भी भिन्न भिन्न होगी। द्रव है, क्यों, कारण क्या है, अंतराण्विक दूरियां और कणों की गतिज ऊर्जा। इस कारण से इनमें अपवर्तनांक के माध्यमों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाएगी, और भिन्न प्रकृति होती है अपवर्तनांक का मान भी बदलेगा। तो सबसे पहला हमने पॉइंट क्लियर किया कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा हमने किया अपवर्तनांक प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। अब यह प्रकाशिक घनत्व क्या है, इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा सिद्धांत देखा है। एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि भौतिक घनत्व और प्रकाशिक घनत्व को हम अंतर कर सकेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जल लेते हैं और जल के ऊपर केरोसिन तेल डालते हैं, तो आप सब जानते हैं कि जल का घनत्व केरोसिन के अपेक्षा ज़्यादा है, केरोसिन का घनत्व जल की अपेक्षा कम है। तो जिनका घनत्व कम होता है, केरोसिन का घनत्व कम है, अतः वो जल पर तैरता है। तो अब यार यहाँ पर तो भौतिक घनत्व किसका अधिक हो गया भाई, किसका अधिक हो गया, भौतिक घनत्व अधिक हो गया जल का, ये भारी है, ये नीचे रहेगा, और केरोसिन हल्का है, वह ऊपर रहेगा। ये तो भौतिक घनत्व के बारे में बात। सिद्धांत, तैरता कौन है, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है, और जिसका घनत्व कम होता है वह जिसका घनत्व अधिक होता है वह डूबता है, और जिसका घनत्व कम होता है वह तैरता है। तो यहाँ पर तो भौतिक घनत्व की चर्चा हो रही है, लेकिन प्रकाशिक दृष्टि से ये उल्टा है। प्रकाश में जल का म्यू जो है, म्यू वाटर्स, वह है 1.33,
और केरोसिन का प्रकाशिक घनत्व की दृष्टि से इसका अपवर्तनांक देखें म्यू केरोसिन तो 1.44, यह सघन है और यह विरल हैं। किसकी दृष्टि से? प्रकाशिक घनत्व की दृष्टि से। प्रकाश यहां पर इनकी सघनता, वही अंतराण्विक दूरियों की बात हो रही है, यहां पर कणों की गतिज ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। तो प्रकाशिक सघन कौन है? जल की अपेक्षा केरोसिन प्रकाशिक सघन है, अतः इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा और जल का अपवर्तनांक कम होगा। इसके साथ ही अगला स्टेप हम करने जा रहे हैं तीसरा, कि अपवर्तनांक की तीसरी निर्भरता है बैंगनी रंगों पर, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। आप सब जानते हैं जब हम ऐसे, अगला टॉपिक हमारा है वर्ण विक्षेपण, तो यहाँ पर हम जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण को डालते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे पहले रेड आता है और लास्ट में वॉयलेट आता है। इसका विक्षेपण सबसे कम है और इसका विक्षेपण सबसे ज्यादा, क्योंकि यह विरल है, अर्थात इसमें प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक रहेगा। ये देखो, ये रहा बैंगनी रंग, वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा विक्षेपण होगा और उसमें अपवर्तनांक का मान सर्वाधिक होगा, जबकि लाल में सबसे कम होगा। तो रंगों पर भी इसी क्रम में होगा। विबजियोर वाला आपके पास में VIBGYOR, ये विबजियोर जो हैं उसी क्रम में इसकी प्रकाशिक सघनताएं बदलती रहती हैं और यहाँ यह स्थिति इस प्रकार से देखने को, जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मोर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मोर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाए। विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक, यह पदार्थ कह सकते हैं, माध्यम की जगह हम पदार्थ यूज कर सकते हैं। पदार्थ में सबसे पहले हमने लिया है निर्वात, वायु, पानी, केरोसिन, कांच, ग्लिसरीन, तारपीन, कार्बन डाई सल्फाइड, हीरा। जिस क्रम में यह आ रहा है उसके अनुसार हम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो प्रकाशिक घनत्व उसका ज्यादा है। जैसे अभी हमने एक तुलना की थी इससे पूर्व कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका प्रकाशिक घनत्व कम है, और केरोसिन इसमें 1.44 है, इसका प्रकाशिक घनत्व अधिक है। यानी कि अपवर्तन में यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यदि हम पानी और केरोसिन के बीच में, ये केरोसिन है, मान लीजिए ये केरोसिन है और ये नीचे जल है, ये वाटर है, ये तो है आपके पास केरोसिन और ये वाटर है, तो प्रकाश की किरण यदि इस माध्यम से, केरोसिन के माध्यम से इसमें आती हैं तो यह बाहर की तरफ निकलेगी। क्यों? क्योंकि यह विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो अपवर्तनांक के साध्य माध्यम से भी हम माध्यमों की तुलना कर सकते हैं कि कौन सघन है और कौन विरल है। एक चर्चा हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये तालिका आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको पूछेंगे नहीं कि तारपीन का अपवर्तनांक कितना है। हम यहाँ पर इसकी तुलना करके यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों से प्रकाशिक घनत्व का महत्व अलग है, और साथ में यह भी तुलना कर सकते हैं कि माध्यमों के सघनता और विरलता को कैसे तय किया जा सकता है। तो अभी प्रकृति में प्राप्त सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? 2.42। ये किसका है? हीरे का। तो यह सबसे प्रकाशिक घनत्व अधिक है, इसके साथ सब कम माध्यम है, यह सबसे विरल है। निर्वात सबसे विरल है, वायु उससे, क्योंकि मैंने आपको बताया था निर्वात और वायु में कोई खास अंतर नहीं है, तो 1.0003 को हम नगण्य मान सकते हैं। अतः वायु का और निर्वात का अपवर्तनांक लगभग 1 के बराबर होता है, इसलिए हम इसको एक ही प्रकार के प्रकाशिक वेग की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर हम इसकी बात और करते, यहाँ हमने पीछे जब भी हम किसी भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे मात्रक लिखना होता है। जैसे केजी है तो किलो, द्रव्यमान है तो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम लिखना पड़ेगा, आयतन है तो लीटर, मिलीलीटर ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसका मात्रक नहीं होता। क्यों? अपवर्तनांक का मात्रक क्यों नहीं होता, ये एक प्रश्न और बनता है। तो अपवर्तनांक में या तो कोण बट्टे कोण है, कोण बट्टे कोण का मतलब आपतन कोण बटे अपवर्तित कोण, अतः कोण का मात्रक होता है डिग्री
और इस कोण का मात्रक डिग्री से डिग्री की मात्रा कैंसिल, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का मात्रक। इसका एक तरीका और बताया हमने, और वो था वेग का वेग के साथ अनुपात, यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश के वेगों की तुलना करें, अनुपात निकालें, तो वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड, और इसका नीचे भी वेग है तो उसका भी मीटर बटे सेकंड, अर्थात इन दोनों को काट दे तो हमारे पास में वेग की दृष्टि से अगर अपवर्तनांक प्राप्त करते हैं तो भी इसका मात्रक नहीं होगा, और कोण की अनुपात की दृष्टि से प्राप्त होता है तो भी इसका मात्रक नहीं होता। तो हम यहाँ पर आज पूर्ण कर चुके हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक की तुलना से हम किसी माध्यम की सघनता और विरलता को तय कर सकते हैं, प्रकाशिक घनत्व के मान को ध्यान कर सकते हैं कि कौन प्रकाशिक घनत्व अधिक है और कौन प्रकाशिक घनत्व कम है, और साथ में एक लास्ट में एक प्रश्न किया कि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसका कारण बताया मैंने। तो यहां पर हमने 5 प्रश्नों को समेकित किया है। एक हम यहां पर इस तालिका से रिलेटेड इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आज हम न्यूमेरिकल के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं कि यदि पानी का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू बराबर 1.33 है और कांच का अपवर्तनांक म्यू जी बराबर 1.50 है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये प्रश्न हो गया, और इस प्रश्न में हमने यहाँ पर ये हल निकाला है। हल में ये 2 चीज़ें दे रखी है, आगे हम इस हल को प्रयास करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो है वो है पानी के सापेक्ष म्यू डब्ल्यू जी बराबर कैसा होगा कि प्रकाश का पानी में वेग बटे प्रकाश का कांच में वेग। तो हमने पानी के वेग को वी डब्ल्यू से और कांच में प्रकाश के वेग को वी जी से दर्शाया है। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, यानी कि म्यू डब्ल्यू जी बराबर वी डब्ल्यू बटे वी जी। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यदि प्रकाश का वेग हम c मान लें तो म्यू डब्ल्यू क्या होगा, म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग। तो निर्वात सापेक्ष निरपेक्ष का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग, तो c हमने इसका तय कर दिया। तो c प्रकाश का वेग निर्वात में c मान लिया और पानी का वेग वी डब्ल्यू मान लिया, तो समीकरण को प्राप्त हो गई वी डब्ल्यू। इस समीकरण से हमने एक प्राप्त करी, वी डब्ल्यू को इधर लाए, म्यू डब्ल्यू को इधर ले गए, तो क्रॉस करने के पश्चात पक्षांतरण करने के पश्चात वी डब्ल्यू हमको प्राप्त हो गया। वाटर में प्रकाश का वेग वी डब्ल्यू बराबर c बटे म्यू डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू हमको दे रखा है, म्यू डब्ल्यू हमको दे रखा है। उपरोक्त के अनुसार इसी प्रकार दूसरे पॉइंट के साथ तीसरा पॉइंट हमको प्राप्त हुआ, वी जी बराबर c बटे म्यू जी। यहां पर यही समीकरण हमको प्राप्त हो गई ग्लास से, यहां पर भी हम यही तुलना करेंगे, म्यू जी विल बी इक्वल टू प्रकाश का निर्वात में वेग c होता है और प्रकाश का कांच में वेग वी जी होता है। तो इस समीकरण से हमको ये प्राप्त हो जाएगा, वी जी बराबर वी जी को इधर ले आएंगे, इसको हम पहले तो ऐसे प्राप्त करेंगे, म्यू डब्ल्यू बराबर c बटे वी जी, और ये इसी तरीके से ये प्राप्त हुआ, और इसी तरीके से हमने वी जी को इधर ले आए और डब्ल्यू जी को म्यू डब्ल्यू को इधर ले गए। तो यहाँ पर ये समीकरण 3 प्राप्त हो गई। तीसरी समीकरण मैंने प्राप्त कर दी, वी जी बराबर c बटे डब्ल्यू जी। यहाँ पर हम चौथा पॉइंट लिखते हैं। चौथे पॉइंट के अनुसार चौथा पॉइंट हमारे पास में है समीकरण 4, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास में क्या है, म्यू डब्ल्यू जी बराबर वी डब्ल्यू बटे वी जी, ये रही समीकरण 1। यहाँ इससे हमको समीकरण 4 में वी डब्ल्यू और वी जी का मान रखेंगे, तो ये म्यू डब्ल्यू जी बराबर ये वी डब्ल्यू का मान समीकरण किससे लिखा भाई हमने, वी डब्ल्यू का मान ये रहा, वी डब्ल्यू का मान समीकरण 2 से और वी जी का मान समीकरण 3 से यहाँ रखेंगे। तो c बटे म्यू डब्ल्यू, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला और तीसरा आपस में कट जाएंगे और दूसरा तीसरा आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, भाग का निशान है बीच में, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c बटे म्यू डब्ल्यू 1 2 और बड़ा निशान c बटे म्यू जी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये तीसरा चौथा कट जाएगा, दूसरा तीसरा एक्सचेंज हो जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ ये स्टेप आया हमारे पास म्यू डब्ल्यू जी बराबर म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू, और ये दोनों के मान हमको पता है। म्यू डब्ल्यू हमको पता है 1.33, म्यू जी बराबर है 1.50, इसका मान रखने पर हमको प्राप्त हुआ 1.12।
यह मात्रक इसके पीछे होता नहीं। अभी हमने ये चर्चा की अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, तो हमने ज्ञात कर लिया पानी के सापेक्ष, ये पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक।